अच्छा, तो अब हम बात करते हैं उन वायरसेस की जो कि ग्राम स्टेन से स्टेन नहीं होते। तो कौन कौन से ऐसे वायरसेस हैं जो ग्राम स्टेन से स्टेन नहीं होते, ये सवाल आ जाता होता है इन द प्रॉफ। ये इंपॉर्टेंट है, ये करना है, ठीक है। अच्छा, कौन कौन से वायरसेस हैं? सबसे पहले माइकोबैक्टीरिया है, विच इंक्लूड्स माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस विच इज़ अ कॉज ऑफ टीबी ऑफ कोर्स। तो ये क्यों नहीं हो रहा ग्राम स्टेन से स्टेन? एक तो ये वजह है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा लिपिड होता है, जिसकी वजह से जो हमारा पहले वाला डाई था, वॉयलेट वाला डाई, वो ये अडॉप्ट ही नहीं करता, उसको ये एब्जॉर्ब नहीं करता, जिसकी वजह से इस पर स्टेन नहीं आ रहा है। दूसरी बात क्या, फिर ये ग्राम नेगेटिव वाली में भी नहीं आ रहा होता, क्योंकि ये एथानॉल या फिर एसीटोन जो भी हमने डाला था डीकलराइज करने के लिए, उससे डीकलराइज भी नहीं हो रहा होता। तो ये दोनों कैटेगरीज में ही फॉल नहीं कर रहा होता, ना ग्राम पॉजिटिव में ना ग्राम नेगेटिव में। इसीलिए हम कहते हैं कि ये एसिड फास्ट हैं, एसिड फास्ट बैक्टीरिया हैं। और ये जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया हैं, इनमें लिपिड की क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से ग्राम स्टेनिंग नहीं हो रही। और लिपिड में स्पेसिफिकली माइकोलिक एसिड्स होते हैं, जिसकी क्वांटिटी की वजह से, ज़्यादा क्वांटिटी की वजह से ग्राम स्टेन ये नहीं लेता। इसके बाद है ट्रिपोनीमा पैलेडियम। ये सारे ऑर्गेनिजम्स के नेम करने हैं। ट्रिपोनीमा पैलेडियम है, ये भी ग्राम स्टेन को एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमने ग्राम स्टेनिंग की टेक्निक में शायद डिस्कस नहीं किया, तो मैं अब बता देती हूँ कि अगर जो ग्राम स्टेन है, अगर हमने किसी कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया पे, किसी कल्चर पे किया है ग्राम स्टेन, तो अगर 1 लाख बैक्टीरिया होंगे पर ml, तब जाके कहीं वो हमें बैक्टीरियल कॉलोनी नज़र आएगी। तो ये बहुत ज़्यादा नंबर है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा नंबर है। इसी की वजह से पहले ब्लड पे मज़ीद बैक्टीरिया को कल्चर किया जाता है और उसके बाद जो है टेस्ट किए जाते हैं जो भी उस पर करने हो। तो अगर कोई बैक्टीरिया मज़ीद छोटा है तो मज़ीद ज़्यादा बैक्टीरिया चाहिए होंगे, जिसकी वजह से जो छोटे बैक्टीरिया हैं विच इज़ ट्रिपोनीमा पैलेडियम, इट इज़ टू थिन टू सी, तो इस पर भी ग्राम स्टेन टेक्निक नहीं होती। इस पर कौन सी टेक्निक होती है? डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी और फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी। इसके बाद आ जाते हैं माइकोप्लाज्मा निमोनियाए पे। जो माइकोप्लाज्मा निमोनियाए है, इस पर भी ग्राम स्टेन टेक्निक वर्क नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि इसकी सेल वॉल ही नहीं है। इसके बाद लेजियोनेला न्यूमोफिलिया है, विच इज़ ऑल्सो अ बैक्टीरिया जो कि ग्राम स्टेन फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि जो हमारे पास सारफेरिन वाला रेड डाई था, ये उसको अडॉप्ट नहीं कर रहा होता। इसकी अल्टरनेटिव टेक्निक क्या है कि ज़्यादा देर उस स्टेन को रखें। वैसे नॉर्मली 5 to 10 सेकंड रखते हैं, तो अगर ज़्यादा देर के लिए रखेंगे तो ये उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। इसके बाद है लिगोनेलिया न्यूमोफिलिया। ये हम कर चुके हैं, सॉरी। लिगोनेला न्यूमोफिलिया हो गया। क्लेमाइडिया और रिकेट्सी है, जिसकी अपनी सेलुलर मशीनरी भी नहीं होती। ये इतना स्मॉल होता है कि इसकी अपनी सेलुलर मशीनरी भी नहीं होती, तो इसके लिए भी हम और टेक्निक्स यूज़ करें, चाहें तो आप याद कर लें, बेशक चाहें तो ना करें। तो इस तरह से हमने बैक्टीरिया की सेल वॉल्स को तकरीबन हर लिहाज से देख लिया कि उसमें क्या क्या है और किस तरह से उसे तोड़ा जा सकता है, कितनी तरह से वो डिवाइड हुई हुई है, वगैरह वगैरह। अब हम हर एक अलग-अलग कंपोनेंट पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन पे आ जाते हैं। अगर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की बात करें तो ये लिपिड बायलेयर वाली वही फॉस्फोलिपिड बायलेयर है जो हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, ठीक है। और इसमें स्टीरोल्स नहीं होते। अगर प्रोकैरियोट से डिफरेंस किया जाए तो इसमें स्टीरोल्स नहीं होते एक्सेप्ट फॉर द माइकोप्लाज्मा। क्यों? क्योंकि उसमें सेल वॉल नहीं थी। तो अब यहाँ पे स्टीरोल्स हैं प्रोटेक्शन के लिए, ठीक हो गया। और क्या क्या फंक्शंस हैं साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के, हमें पता है कि ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स में काम आ रही होती है, एनर्जी जनरेशन कर रही होती है बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, सिंथेसिस ऑफ प्रोकर्सर्स ऑफ सेल वॉल करेगी और सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स एंड टॉक्सिन्स करेगी इन बैक्टीरिया। तो इस तरह से ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के फंक्शन है। अब साइटोप्लाज्म पे आ जाएं तो साइटोप्लाज्म आउटर एमॉर्फस स्ट्रक्चर है जिसमें ऑर्गेनेल्स होंगी और इनर न्यूक्लियोइड मटेरियल है। जो राइबोसोम्स हैं हमें पता है कि यूकैरियोटिक के बड़े होते हैं, प्रोकैरियोटिक के छोटे हैं, प्रोकैरियोटिक के 70s होते हैं। बहरहाल आगे चलते हैं, ग्रैन्यूल्स पे आ जाते हैं। डिफरेंट टाइप के इसमें ग्रैन्यूल्स होते हैं जो कि स्टेन करने में हेल्प कर सकते हैं। इसके बाद न्यूक्लियोइड मटेरियल होता है और ये वही डीएनए है जो रेप्लिकेट करेगा तो बीमारियां प्रोड्यूस होंगी। फॉर इंस्टेंस द जीनोम ऑफ विब्रियो कॉलेरा है द कॉजेटिव एजेंट ऑफ कॉलेरा। कॉलेरा और डायरिया में ये फ़र्क होगा, किस तरह से साइन के बेसिस पे हम करेंगे डिफरेंस के। डायरिया में वाटरी स्टूल्स होंगे और इसमें राइस वाटर स्टूल होंगे, कॉलेरा में यानी मिल्की वाइट से कलर के स्टूल्स होंगे। इसके अलावा मैं बस मेन पॉइंट्स इसमें से बताती जा रही हूँ। इसके अलावा हमें पता है कि जो न्यूक्लियोइड है बैक्टीरिया का, ये सिंगल क्रोमोसोम होता है, कंडेंस हुआ हुआ होता है न्यूक्लियोइड मटेरियल इनटू अ क्रोमोसोम। अनलाइक वायरसेस उसमें ऐसे ही पड़ा हुआ होता है और इसमें क्रोमोसोम के कंडेंस हुआ होता है। और इसमें भी हैप्लॉइड होता है और वायरसेस में भी हैप्लॉइड होता है, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शंस हैं। उसके अलावा बाकी सब में ये हैप्लॉइड ही होता है। इसके बाद प्लाज्मिड्स पे आ जाते हैं। प्लाज्मिड्स आर इंपॉर्टेंट, इनको हम ज़रा डिटेल में देखेंगे। ये क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, यानी ये क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेट हुआ नहीं पड़ा होगा। जैसे हम डायग्राम भी एक देखते ही आ रहे हैं बचपन से ही कि अगर ये डीएनए पड़ा हुआ है तो इस तरह से हम प्लाज्मिड बनाते थे सर्कुलर फॉर्म में। तो ये क्रोमोसोम का पार्ट नहीं होता, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जो कि डबल स्टैंडर्ड है, सर्कुलर मॉलिक्यूल है और ये सेल्फ रेप्लिकेट हो सकता है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, इस पे आ जाते हैं। जो
प्लाज्मिड्स हैं वो 2 टाइप्स के हैं और 2 टाइप्स के हैं, तो उनके 2 तरह के ही फंक्शंस होंगे। एक होंगे ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड्स, यानी जो जीन्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और एक होते हैं नॉन ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड्स। जो ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड्स हैं, एज द नेम शोज़ कि ये जीन्स को ट्रांसफ़र करेंगे, और जीन्स को ट्रांसफ़र करने हैं तो इनमें इनका जो वेट है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि इन्होंने जीन्स को ट्रांसफ़र करना है, तो इनके पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे जो उन जीन्स को सिंथेसाइज़ कर सकते हैं, उन प्रोटीन्स को सिंथेसाइज़ कर सकते हैं, तो ये ज़्यादा बड़े बड़े होंगे। और नॉन ट्रांसमिसिबल छोटे होंगे, क्योंकि वो जीन्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अब ये सवाल आ जाता होता है SCQ के प्लाज्मिड्स कौन कौन सी जीन्स को कैरी करते हैं और उनका फंक्शन क्या है। तो कौन कौन सी जीन्स को कैरी करते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की जीन्स को कैरी करते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की जीन्स की जीन्स को कैरी करेंगे और उनको ट्रांसमिट करेंगे। तो एक जो वायरस खुद रेजिस्टेंट था वो ट्रांसफ़र कर देगा ऐसे एक बैक्टीरिया जो रेजिस्टेंट था वो ऐसे बैक्टीरिया को ट्रांसफ़र कर देगा जो रेजिस्टेंट नहीं था, तो दोनों ही रेजिस्टेंट हो जाएंगे। ठीक हो गया। इसके अलावा एक्सोटॉक्सिन्स को ये ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे कि एंटेरोटॉक्सिन्स यानी गट में इन्फ्लेमेशन कॉज करने वाले टॉक्सिन्स जो कि इकोलाई के हैं, और बाकी सारे भी ये भी ट्रांसफ़र होते हैं, यानी एक्सोटॉक्सिन्स को ट्रांसफ़र करते हैं, एक्सोटॉक्सिन्स की जीन्स को ट्रांसफ़र करते हैं प्लाज्मिड्स। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की जीन्स को ट्रांसमिट करते हैं, पिलाई की जीन्स को ट्रांसमिट करते हैं। पिलाइन प्रोटीन से बने हुए होते हैं ना, तो उन प्रोटीन्स की जीन्स को ट्रांसफ़र करते हैं। इसके बाद रेजिस्टेंस टू हैवी मेटल्स की जीन्स को ट्रांसफ़र करते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की रेजिस्टेंस को जो है ट्रांसफ़र करते हैं, उनकी जीन्स को ट्रांसफ़र करते हैं। और एक चीज़ है बैक्टीरियोकिन्स। ये क्या है कि ये टॉक्सिन्स हैं जो एक बैक्टीरिया अपने ही दूसरे मतलब अपनी ही स्पीशी के या किसी और स्पीशी के बैक्टीरिया को मारने के लिए यूज़ करता है। ये 2 तरह से इसको मार सकता है, एक इसकी सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करके और दूसरा इसके DNA को डिस्ट्रॉय करके। एक सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करके और एक DNA को डिस्ट्रॉय करके। ये बेसिकली सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में आ जाता है कि अगर न्यूट्रिशन का लिमिटेड सोर्स है तो एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को मार देगा और ख़ुद वो न्यूट्रिशन ले लेगा ताकि उसके लिए उसकी नीड्स को वो पूरा कर सके। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ था कि प्लाज्मिड्स क्या हैं। ये वाली जो चीज़ है ना ये SCQs में आती है। अच्छा, आगे चलते हैं। ट्रांसपोजॉन्स क्या हैं? मैंने बताया कि जो बैक्टीरिया है उनमें DNA ट्रांसफ़र हो रहा है। अगर विद इन द बैक्टीरियल सेल हो रहा होगा तो हम उसको ट्रांसपोजॉन्स करा रहे होते हैं, और अगर एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में थ्रू कॉन्जुगेशन हो रहा होगा तो प्लाज्मिड्स करा रहे होते हैं। ट्रांसपोजॉन्स आर पीसेज ऑफ DNA दैट मूव रेडिली फ्रॉम वन साइड टू अनदर विद इन और बिटवीन DNAs ऑफ बैक्टीरिया, प्लाज्मिड्स एंड बैक्टीरियोफेजेस। यानी अगर बैक्टीरिया की एक साइड से दूसरी साइड पर ट्रांसफ़र होना है, एक प्लाज्मिड से दूसरे प्लाज्मिड में ट्रांसफ़र होना है, एक बैक्टीरियोफेज से दूसरे बैक्टीरियोफेज में ट्रांसफ़र होना है, तो ट्रांसपोजॉन्स कराते हैं। बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? बैक्टीरिया खाने वाले वायरस। फेज कहते हैं ना खाने को, तो बैक्टीरियोफेजेस वो वायरसेस जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं। ठीक है, तो इनको हम जंपिंग जीन्स कहते हैं क्योंकि जंप कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। और ये बाज़ औक़ात सम केसेस में कॉन्जुगेशन में भी रोल प्ले कर रहे होते हैं, यानी एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में भी ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। और ऐसे ट्रांसपोजॉन्स को हम क्या कहते हैं? कॉन्जुगेटिव ट्रांसपोजॉन्स। ऐसे ट्रांसपोजॉन्स को हम क्या कहते हैं? कॉन्जुगेटिव ट्रांसपोजॉन्स। अब कैप्सूल पे आ जाते हैं। कैप्सूल हमें पता है पहले से बचपन से कि जो जिलेटिनस लेयर है जो बैक्टीरिया को कवर करी होती है उसको हम कैप्सूल कहते हैं। इट मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, और ये टिपिकली पॉलीसेकेराइड्स की बनी हुई होती है। इसकी 4 इंपॉर्टेंसेस हैं, उनको देख लेते हैं। 4 लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है। एक तो वायरुलेंस को इंक्रीज़ करता है। वायरुलेंस को इस तरह से इंक्रीज़ करता है कि अगर एक एडिशनल कोटिंग होगी बैक्टीरिया की तो उस एडिशनल कोटिंग की वजह से फैगोसाइटोसिस मुश्किल होगा बैक्टीरिया का। दूसरी बात, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कराता है। एंटीजेनेसिटी है इसमें। एंटीजन वो चीज़ होती है जो किसी एंटीबॉडी रिएक्शन को मीडिएट कर सकती है। तो अगर हम इसकी एंटीबॉडी डाल देंगे किसी स्पेसिफिक बैक्टीरिया की एंटीबॉडी, किसी स्पेसिफिक बैक्टीरिया के कैप्सूल कॉरस्पॉन्डिंग कोई एंटीबॉडी डाल देंगे तो वो बैक्टीरिया स्वेलअप हो जाएगा और हम इसको क्विलिंग्स रिएक्शन करते हैं और हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये इसी एंटीबॉडी के कॉरस्पॉन्डिंग एंटीजन वाला बैक्टीरिया था, तभी ये उससे डिस्ट्रॉय हुआ है। इसके आगे आ जाते हैं कैप्सूल पॉलीसेकेराइड्स एंटीजन के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं, मैंने पहले ही बता दिया। और इसके अलावा ये एडहेयर करने में भी हेल्प कर रहा होता है। और अगर बैक्टीरिया एडहेयर नहीं करेगा होस्ट सेल से या एपिडर्मिस से या किसी भी चीज़ से तो जाहिर सी बात है वो इन्फेक्शियस भी नहीं हो सकता। तो ये इन्फेक्शियस होने में वायरुलेंस को बेसिकली जो कैप्सूल है वो इंक्रीज़ करे। इसके बाद आ जाते हैं फ्लैजिला पे। फ्लैजिला हमें पता है विप लाइक स्ट्रक्चर होता है विच इज़ मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन, और इसमें इंटरट्वाइंड चेन्स होती हैं। इस तरह से इंटरवाइन हुई चेंज होंगी जो कि एक फ्लैजिला बना रही होंगी, और ये विप लाइक मोशन करेगा जिसकी वजह से बैक्टीरिया मूव करेगा। ठीक है, तो इस तरह से फ्लैजिला है। और ये इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि जो बैक्टीरिया मोटाइल होगा वो उसके से कॉज होने वाली इन्फेक्शंस भी रैपिडली जो है स्प्रेड होंगी, जैसे कि UTIs हैं, असेंडिंग इन्फेक्शंस हैं, इकोलाई से हो रही हैं, प्रोटियस से हो रही हैं, तो ये असेंडिंग इन्फेक्शन ने स्प्रेड कर रही हैं। इसके अलावा सम स्पीशीज़ ऑफ बैक्टीरिया आर आइडेंटिफाइड इन द क्लिनिकल लेबॉर्ट्री बाय द यूज़ ऑफ
एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट फ्लैजेलर प्रोटीन्स। जो भी प्रोटीन्स हैं वो एज एंटीजन एक्ट कर सकती हैं, और अगर वो एंटीजन के तौर पे एक्ट कर सकती हैं तो हम उनकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं एंटीबॉडीज़ बना के। आगे पिलाई पे आ जाते हैं। पिलाई पिलिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं, हेलिकल स्ट्रैंड्स होते हैं। अटैचमेंट कराएंगे या तो बैक्टीरिया की ह्यूमन सेल से यानी होस्ट सेल से, या फिर दूसरे बैक्टीरिया सेल से कॉन्जुगेशन के लिए। उसके बाद ग्लाइकोकैलिक्स है। ग्लाइकोकैलिक्स इज़ अ पॉलीसेकेराइड। ग्लाइकोकैलिक्स इज़ अ पॉलीसेकेराइड कोटिंग दैट इज सिक्रेटेड बाय मेनी बैक्टीरिया, और ये एडहेयर करने में काम आती है। द ग्लाइकोकैलिक्स इज़ एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बायोफिल्म्स। बायोफिल्म्स क्या होता है कि अगर ये कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया है तो इन सब ने अपना ग्लाइकोकैलिक्स सिक्रीट किया है और एक जो है कवरिंग बना ली है अपने इर्द गिर्द, इसको हम बायोफिल्म कहते हैं। बहरहाल ये इतने इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरियल स्पोर्स पे आ जाते हैं। जो बैक्टीरियल स्पोर्स हैं क्या हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं स्पोर फॉर्मिंग और कुछ होते हैं नॉन स्पोर फॉर्मिंग। दो जेनरा हैं जो कि स्पोर फॉर्मिंग है, बैसिलस और क्लोस्ट्रीडियम, ये दोनों स्पोर फॉर्मिंग है। अच्छा, इसके बाद जो स्पोर है वो क्या है, स्पोर बेसिकली डोरमेंट फॉर्म है बैक्टीरिया की। इसमें थोड़ा सा, अगर ये बैक्टीरिया है तो ये इसकी मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट करेगी, इसमें थोड़ा सा साइटोप्लाज्म, जीनोमिक मटेरियल मतलब डीएनए, थोड़ा साइटोप्लाज्म, थोड़ी अमाउंट में वाटर और ढेर सारा कैरेटिन, इसकी ढेर सारी कैरेटिन कोटिंग होगी जो कि एक स्पोर बना देगी। और ये स्पोर इस कैरेटिन कोटिंग की वजह से हीट, डिहाइड्रेशन, रेडिएशन, केमिकल सबसे रेजिस्टेंट होगा। हीट, डिहाइड्रेशन, रेडिएशन, केमिकल सब चीज़ों से ये रेजिस्टेंट होगा। और इसको इसकी जो हीट से रेजिस्टेंस है वो ख़त्म की जा सकती है अगर हम इसको करें 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट फॉर 15 मिनट्स, तो ये जो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया हैं ये भी मर जाते हैं। ठीक है, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अगले पेज पे दी हुई है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि फ़ीचर्स क्या हैं, इंपॉर्टेंट फ़ीचर्स क्या हैं स्पोर के। ये भी SCQ है। क्या क्या इंपॉर्टेंट फ़ीचर्स हैं स्पोर के, कि ये हाईली रेजिस्टेंट है टू हीट 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर आप करोगे तभी ये ख़त्म होगा, वरना अगर बॉइलिंग वाटर यानी जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाला होता है उससे ये रिएक्टिवेट नहीं होता, मरता नहीं है। इसके बाद ये केमिकल्स को भी रेजिस्टेंट होता है, तो सिर्फ स्पोरिसाइडल एजेंट्स इसे किल कर सकते हैं। इसके अलावा ये सॉइल में बहुत बहुत अरसे के लिए रह सकता है, तो अगर सॉइल इन्फेक्टेड वूंड है तो उसमें क्लोस्ट्रीडियम या फिर बैसिलस की कोई भी मज़ीद जो डिवीजन्स हैं वो अफेक्ट कर सकती हैं। मेनली कौन सी होती हैं, ज़्यादातर टेटनस, जो कि टेटनस सी टेटनी से होता है, और गैस गैंग्रीन सी परफरेंजिन से होती है। इसके बाद दे एग्जिबिट नो मेजरेबल मेटाबॉलिक एक्टिविटी। स्पोर में कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं हो रही होती मेजरेबल। इसके अलावा स्पोर्स बनते तब हैं जब न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होती है, और दोबारा जब न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी ख़त्म हो जाती है तो वो अपनी डोरमेंसी से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मेंबर्स ऑफ ओनली 2 जेनरा, जैसे कि मैंने पहले बताया, बैसिलस एंड क्लोस्ट्रीडियम। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। स्टे ट्यून्ड एंड गेट सब्सक्राइब टू माय चैनल।